सो है गाइस, एक बार फिर से स्वागत है कभी आपका इस पैरस प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना एक ओवरव्यू समझा था आईडब्ल्यूटी का कि किस बेस पे हम अपने लेक्चर पूरे लेने वाले हैं और आपको किस बेस पे सारे लेक्चर मतलब कि सारे पॉइंट कवर कराए जाएंगे और ओवरऑल कितने लेक्चर पूरे बनने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओवरव्यू समझ लिया था और सिलेबस के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि कौन से चैप्टर से क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और मतलब कि सीएसएस क्या मतलब है, एचटीएमएल का क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज से हम अपने यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप इसका पूरा सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेट रियल में है क्या। जैसे कि आपको पता है कि जो पहला यूनिट होता है वो पूरे जो सब्जेक्ट है उसका निचोड़ होता है, मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब क्या क्या उसका चीज़ें अंदर होंगी रिलेटेड, तो छोटे छोटे पॉइंट इसमें दिए रहते हैं। तो सेम एचटीएस में भी है कि जो हमारा पहला यूनिट है उसका नाम है वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट है। और यहाँ पे हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है इंटरनेट। अभी इंटरनेट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। फिर www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है, ब्राउजर सर्च इंजन क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब क्या है, और जो आप लोग यूआरएल यूज करते हैं मतलब लिंक इधर उधर शेयर करते हैं या फिर वीडियोस की यूट्यूब में आप लोग देखते हैं, तो ये यूआरएल का मतलब क्या है, सारे इसमें पार्ट किस तरह से डिवाइड होते हैं, उन सब के बारे में सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे वेबसाइट जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं और वेबसाइट क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। मतलब कि पूरा ये जो यूनिट है हमारा पूरा पूरा थ्योरी बेस होने वाला है। समझ पा रहे हैं ना, मतलब इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, सब कुछ थ्योरी है। और छोटा यूनिट होने के कारण मैं इसमें कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में पूरी यूनिट हम कवर कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेट रियल में होता क्या है। देखो, इंटरनेट से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रियल में जो नेटवर्क है उसका मतलब क्या होता है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी। जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड कनेक्टेड रहते हैं तो उसे पूरा एक नेटवर्क या फिर उस जाल को हम नेटवर्क बोल देते हैं। कैसे आप लोग आपस में आप फ्रेंड्स भी अगर देखेंगे तो आपके जब मान लो कि एक व्यक्ति है ए, यहाँ पे बस चीज़ों को समझना है, रिलेट करना है, फिर थ्योरी तो पूरी समझ लिए। अब इनका कॉन्टेक्ट है इधर बी से भी और इधर सी से भी, समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे बी का कॉन्टेक्ट हो गया अगले 3 व्यक्ति से, सी, डी, ई एंड एफ। लेकिन यहाँ पे जो ई है उसका कॉन्टेक्ट सी से भी है। तो एक तरह से देखें कि पूरा पूरे जाल बनता जा रहा है। और जाल किस तरह से बन रहा है, क्योंकि सारे इसमें पॉइंट सारे जो ए बी सी है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इस चीज़ को हम देखें, अगर एक वर्ड में समझे नेटवर्किंग की लैंग्वेज में, तो इसे बोलते हैं नेटवर्क। मतलब एक तरह से पूरा नेटवर्क बन गया, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब इसके जगह हम अगर कंप्यूटर हम रख देते हैं टेक्निकल के फॉर्म में, तो इस तरह से सारे कंप्यूटर जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो इस चीज़ को, इस जाल को हम बोल देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। देखो, ये सारे कंप्यूटर अब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये कनेक्टिविटी है और जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है वो इंटरनेट है, इससे क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट, वैसे तो आजकल सबके वर्ड में एक इंटरनेट के बिना कुछ है ही नहीं। अगर इंटरनेट हमें इन्फॉर्मेशन को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसे हम बोल देते हैं कि डाटा, अगर डाटा चल वर्क कर रहा है तभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी इन्फॉर्मेशन विद अ सेकेंड अपनी सेंड कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दूसरे दोनों में रिलेटेड क्या है, सबसे पहले हम इंटरनेट को समझते हैं, उसके बाद दोनों की कनेक्टिविटी क्या है आपस में, कनेक्टेड किस तरह से, उससे भी चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि इंटरनेट क्या है, थ्योरी बेस में समझें अगर तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। अब यहाँ पे मैंने नेटवर्क समझाया और मैंने बोला ग्लोबल नेटवर्क है, समझ पा रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे इंटरनेट से किस तरह से इसकी कनेक्टिविटी है। तो नेटवर्क हम लोगों को समझ में आ गया कि नेटवर्क क्या है, रियल में कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के अरबों कंप्यूटर, एक से अधिक कंप्यूटर, अरबों कंप्यूटरों को एक दूसरे से और वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ता है। मतलब www जो आप लोग किसी वेबसाइट पर सर्च करने से पहले लगाते हैं तो उन्हीं के आपस में जोड़ता है। तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के अरबों कंप्यूटर को एक दूसरे से और वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ता है। ये दुनिया भर के अरबों कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटर आईपी एड्रेस। ऐसा आप नाम सोच सकते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कुछ पॉइंट के फॉर्म में कुछ नंबर होता है, इसका मतलब अगर बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है फुल फॉर्म। तो यहाँ पर टीसीपी आईपी का उपयोग करता है, मतलब कि जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, तो टीसीपी आई प्रोटोकॉल का यूज करता है। ये आप चीज़ आप नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, जब कंप्यूटर नेटवर्क या डीसीसी जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में डिटेल में चर्चा दी गई। बस यहाँ पे एक उसका प्रोटोकॉल का यूज किया गया कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है।
तो यहाँ पे टीसीपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं दुनिया भर के अरबों कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए इंटरनेट से। अब किसके द्वारा इसे जोड़ा जा सकता है? इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है, उसका यूज किया जाता है। तो इससे ऑप्टिकल फाइबर और अन्य वायरलेस और नेटवर्किंग टेक्निक्स जैसे केबलों का उपयोग करके स्थापित किया जाता है। मतलब कि आपस में कनेक्टिविटी किसके थ्रू प्रदान की जाती है? उस केबल का नाम है ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी फाइबर केबल की हेल्प से भी करते हैं या फिर कुछ वायरलेस चीज़ों से कनेक्टिविटी हो सकती है। तो यहाँ पे इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया किस तरह से कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं वहाँ पे, और कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं कनेक्टिव मतलब कनेक्ट होने के लिए, और यहाँ पे किसके थ्रू कौन से केबल के थ्रू हो सकते हैं? वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। इन प्रेजेंट इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों के बीच सूचना और डेटा भेजना या आदान प्रदान का सबसे तेज माध्यम है। तो हम ऐसा भी कुछ कह सकते हैं, जहां हम पहले के टाइम पे अगर देखें तो हम एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचानी होती थी तो हम डाक के माध्यम से पहुंचाते या फिर चिट्ठी का यूज करते थे, जो कम टाइम पे नहीं, मुश्किल से 1 वीक ले लेती थी, या फिर कभी कभी 1 मंथ भी एक स्थान से इन्फॉर्मेशन के पहुंचने में लग सकते थे अगर किसी कारणवश लेट हो जाता है तो। लेकिन आज के टाइम में इतना सब कुछ डिजिटल हो गया इंटरनेट के थ्रू ही कि हम विद अ सेकेंड सारी इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी मेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचा सकते हैं। ठीक ना? तो आपको इसका महत्व समझ में आ रहा होगा कि इंटरनेट का रियल में महत्व क्या है। तो यही चीज़ है, सबसे पहले इंटरनेट क्या होता है जिसके बारे में हम लोग समझ लिए, और किस तरह से वर्क करता है, और किसके तरह कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है टीसीपी आईपी के लिए, और कौन से केबल का यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज इसके लिए यूज किया जाता है। किस लिए सब ज़्यादा यूज में आ रहा है? ये अपने डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे इंटरनेट का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था जो इनका नाम पड़ा इंटरनेट का। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब अगर फुल फॉर्म के शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें तो DARP डरपा इसे बोल सकते हैं। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी। वहां सबसे पहले इंटरनेट का नाम मतलब लिया गया या फिर वहां से स्टार्ट किया गया, मतलब डिफेंस अकेडमी, डिफेंस यहाँ पे डिफेंस यूएसए के डिफेंस से ही स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट हुआ? 1969, मतलब जो इसका नाम दिया गया तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? यूएसए के डिफेंस से। और कब इसे नाम दिया गया? 1969 में नाम दिया गया इसका इंटरनेट। ठीक है, देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी स्पीकर के माध्यम से समझ सकते हो। देखो इंटरनेट है यहाँ पे आपस सबको कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये कंप्यूटर हो गया, अदर मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, यहाँ पे अदर डेटाबेस हो गया, यहाँ पे और भी यहाँ पे वाईफाई के माध्यम से किस तरह से हर जगह इंटरनेट का ही काम हो रहा है। ठीक है ना? तो आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि इंटरनेट क्या होता है, किस तरह से कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, कौन से केबल का यूज किया जाता है, और किसके लिए इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, किस चीज़ को मतलब क्या काम करने के लिए। यहाँ पे कहाँ से इसका नाम स्थापित हुआ, सबसे पहले कहाँ पे इसे यूज किया गया, कहाँ की डिफेंस ने इसे यूज किया, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है उस डिफेंस एजेंसी का? डरपा। फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। कब स्टार्ट हुआ था? पहली बार 1969 में इसे नाम दिया गया था। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम पड़ा और वहीं सबसे पहले इसकी सुविधा प्रोवाइड की गई। अब देखो, वाई इज द इंटरनेट कॉल्ड अ नेटवर्क। अब जो इंटरनेट है उसे नेटवर्क कैसे क्यों बोल सकते हैं हम? तो पहले यहाँ पर समझेंगे, इंटरनेट को एक नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट को एक नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि यह राउटर, स्विच और टेलीफोन लाइनों और अन्य संचार उपकरणों और चैनलों का उपयोग करके दुनिया भर के कंप्यूटरों और सर्वर को जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है। मतलब इसे इंटरनेट को नेटवर्क किस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें, देखो यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझो कि यहाँ पे डेटाबेस हो गया, कंप्यूटर हो गया, राउटर हो गया, यहाँ पे वाईफाई बोल सकते हैं, मोबाइल हो गया, मतलब दुनिया भर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं इन्हें क्या करता है? आपस में बांध के रखता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोल सकते हैं। और मैंने आपको नेटवर्क बताया है कि नेटवर्क किस तरह से वर्क कर रहा है, आपस में मल्टीपल कंप्यूटर की कनेक्टिविटी, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को, तो वो सब अगर इस तरह से पहुँचाना है तो आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये कनेक्टिविटी वहाँ नेटवर्क कहलाता है। इसलिए हम इंटरनेट को एक नेटवर्क की तरह समझ सकते हैं। तो इंटरनेट को एक नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि यह राउटर, स्विच और टेलीफोन लाइनों और अन्य संचार उपकरणों और चैनलों का उपयोग करके दुनिया भर के कंप्यूटर और सर्वर को जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है। इसलिए इसे भौतिक केबल, मतलब फिजिकल जो केबल है, जैसे तांबे के टेलीफोन तार, फाइबर ऑप्टिक केबल, टीवी केबल आदि, एक वैश्विक नेटवर्क माना जा सकता है। मतलब कि इनके थ्रू ये सारे नेटवर्क मतलब आपस में कनेक्टिविटी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो फाइबर ऑप्टिक केबल भी है, और टेलीफोन, पहले के टाइम पे जो टेलीफोन यूज करते थे तो वहाँ पे टेलीफोन लाइन बिछाई जाती थी, तो उसके थ्रू भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। इसके अलावा 3G 4G आज के टाइम में देख रहे हैं, प्रेजेंट तो 5G चल रहा है। तो इसके अलावा 3G 4G या वाईफाई जैसे वायरलेस कनेक्शन, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वायरलेस कनेक्शन है, ये कनेक्टिविटी समझ पा रहे हैं। तो ये तो वायरलेस भी हो सकता है और वायर के थ्रू, तो वायर कौन सी है? फाइबर ऑप्टिक केबल का ही मोस्टली यूज किया जाता है। इसके अलावा 3G 4G वाईफाई और जैसे
वायरलेस कनेक्शन भी इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इन केबलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे केबल हैं, यहाँ पे नाम इन्हें समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो www जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट इससे किस तरह से अलग है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब से अलग है, मतलब इंटरनेट www से अलग है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर और सर्वर का एक नेटवर्क है जिसे इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर बनाया जाता है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से जोड़ के बनाया जाता है। तो इंटरनेट वेब की रीढ़ है। तो अगर बात करें तो जो इंटरनेट है तो मतलब एक तरह से होता है कि रीढ़, जैसे किसी पेड़ की रूट हो गई मेन चीज़, तो ऐसे ही कि यहाँ पे जो इंटरनेट है, तो इंटरनेट क्या है? वेब की दुनिया की क्या है? रीढ़ है, क्योंकि यह www की स्थापना, मतलब www मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, पूरा एक टेक्निकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे हिंदी वर्ड है, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचना प्रसारित मतलब वितरित पहुंचाने के माध्यम का एक रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर रियल में अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, नेटवर्क किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सूचना को पहुंचा रहा है, किसके थ्रू पहुंचा रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी का है। तो हर जगह वही यूज होने वाला है। यह क्लाइंट पर जानकारी प्रदर्शित करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग करता है, जिसे यह वेब सर्वर से प्राप्त करता है। अब यहाँ पे किस तरह से क्लाइंट से जानकारी प्राप्त होती है, उसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और क्लाइंट का मतलब क्या है, सर्वर का मतलब क्या है। सबसे पहले आप अगर बात करें तो यहाँ पे ये आपका कंप्यूटर है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है, अगर आपको कहीं दूसरे सर्वर से इंफॉर्मेशन लेनी है तो। वरना आपको मतलब किसी डायरेक्ट केबल से लेनी है तो उसके लिए आप पेन ड्राइव या फिर अदर जो भी चीज़ें यूज है, मेमोरी का यूज कर सकते हैं अगर उससे इंफॉर्मेशन लेनी है अपने सिस्टम पे। लेकिन आप चाहते हैं डायरेक्ट सर्वर बेस पे, मतलब कहीं और पे इंफॉर्मेशन रखी है, स्टोर है, वहाँ से डायरेक्ट आप एक्सेस करना चाहते हैं। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में क्या इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी होने के साथ साथ आपके पास एक सर्च ब्राउजर होना चाहिए। सर्च ब्राउजर मतलब ब्राउजर आपके मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ओपेरा मिनी हो गए, बहुत सारे ऐसे ब्राउजर हैं। तो उन पे आप मतलब एक सर्च इंजन होना चाहिए जहाँ से आप चीज़ों को सर्च करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर है, आपकी कनेक्टिविटी किससे होनी चाहिए? इंटरनेट से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसे बोलते हैं क्लाइंट, यहाँ पे हम बैठे हैं, क्लाइंट है मतलब अपने कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ से हमें क्या करना है? सर्च करना है, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक हमें सर्च करना है। अब वो सर्च तभी होगा जब हम इंटरनेट से हमारी कनेक्टिविटी होगी। अब ये कहाँ पे ढूंढेगा? यहाँ पे हमारे पास होते हैं सर्वर। सर्वर्स, अब यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती हैं, अलग अलग, मतलब इनका सबका अपना एक साइज है, स्टोरेज पॉइंट, वहाँ पे अलग अलग टाइप की स्टोरेज स्टोर रहती है सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जैसे हमने टॉपिक को सर्च किया इंटरनेट के थ्रू, वो पहुंचा यहाँ पे सर्वर पे, और सर्वर पे उसने इन्फॉर्मेशन ढूंढी, मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ढूंढने के बाद उन्होंने रिस्पॉन्स के फॉर्म में यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी, वो इंटरनेट के थ्रू हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के पास फिर पहुँचाती है। समझ पा रहे हैं? तो ये क्लाइंट हो गया, सर्वर ये हो गया। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें हमने की तो यहाँ पे हमने क्या कर दी? रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट सेंड की, वहाँ पे रिक्वेस्ट पहुंची। अब इस डेटाबेस के अंदर यहाँ पे जो भी मल्टीपल डेटाबेस वहाँ पे अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो यहाँ पे डेटाबेस पे उसने उससे रिलेटेड जानकारी सर्च की, और सर्चिंग करने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया? रिस्पॉन्स दे दिया। रिस्पॉन्स के फॉर्म पे वो इन्फॉर्मेशन आई, और यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा पहुंचा, और यहाँ पे हमारे क्लाइंट के जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे हमें वो इन्फॉर्मेशन शो हो गई। जैसे कोई वेबसाइट भी सर्च करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू ही हमारे, जब तक कनेक्टिविटी है तो सर्च नहीं कर पाएंगे, उसे सर्च करेंगे तो वहाँ पे सर्वर से उठाएगा, उस इन्फॉर्मेशन को लेके आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उस वेबसाइट को स्टोर कहाँ पे करते हैं? सर्वर पे। अब यहाँ पे सर्वर क्या है सर, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है? तो जिस तरह से आप लोग, मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊँ, तो आप लोग क्या करते हैं, कहीं पे ऐसा मतलब स्टोरेज पॉइंट ऐसा है कि मतलब जिस तरह से ज़मीन करते हैं आप, मान लो आपको कोई प्लॉट खरीदना है तो आप शहर पे जाते हैं, तो वहाँ पे शहर पे जाने के बाद आपको मान लो घर बनाना है तो उसके लिए आपको प्लॉट खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्वर पे हमें एक स्पेस खरीदना पड़ता है, मतलब कि अपना एक पॉइंट कि जहाँ पे अपने डाटा हम अपनी वेबसाइट को रखें, तो उसे हमें परचेस करना पड़ता है। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, तो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसके लिए। तो हमें क्या करता है, वहाँ पे कुछ स्पेस खरीदना पड़ता है, उसका कुछ चार्ज मंथली या डेटा वाइज भी हो सकता है, तो हमें उसे परचेस करना पड़ता है, और उसके बेस पे हमें सर्विस प्रोवाइड मिलती है, सर्विस प्रोवाइड होती है, और वहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं।
तो सेम वैसे जिस तरह से हम किसी शहर पे कुछ प्लॉट खरीदते हैं वहाँ पे जाते हैं, फिर बाद हम उसे लेके वहाँ पे अपना घर बनाते हैं उससे, और वहाँ पे सब कुछ अपना जो भी डाटा रखना चाहते हैं और खुद भी रहने लगते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं, बस यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होता है, मतलब डिजिटली जो दिखता है, मतलब किस तरह से काम हो रहा है वो नहीं दिखता है, लेकिन बैकग्राउंड में सारा काम ही होता रहता है। ठीक है ना, तो ये है पूरा कि क्लाइंट का मतलब क्या होता है, सर्वर का मतलब क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। अब इसी बेस पे आगे बहुत सारी थ्योरी आपको मिलने वाली है, तो बस थ्योरी जितना मैं बता रहा हूँ वही सारी एक थ्योरी है, बस यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। देखो, हाउ डज इंटरनेट वर्क, अब किस तरह से इंटरनेट वर्क करता है, तो इसे पूरा रियल में समझने के लिए उससे पहले थोड़ी चीज़ें जानकारी आपको मिलनी चाहिए। जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा, इंटरनेट क्लाइंट्स। अब मैंने क्लाइंट आपको बता दिया, तो यहाँ पे क्लाइंट अगर वर्ड यूज हो रहा है तो क्लाइंट के बारे में आपको पहले से पता है किसके बारे में बात हो रही है। इंटरनेट क्लाइंट्स और सर्वर, सर्वर के बारे में बता दिया, यहाँ पे ये हो गया क्लाइंट, ये हो गया सर्वर, और बीच में आ गया इंटरनेट। तो देखो, इंटरनेट क्लाइंट और सर्वर की मदद से काम करता है। लैपटॉप जैसा उपकरण जो इंटरनेट से जुड़ा होता है क्लाइंट कहलाता है, सर्वर नहीं, क्योंकि यह सीधे इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता। ठीक है, तो डायरेक्ट ये इंटरनेट से डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे सर्वर नहीं बोल सकते। सर्वर एक बड़ा कंप्यूटर होता है जो वेबसाइटों को संग्रहित मतलब स्टोर करता है। इसका एक आईपी एड्रेस भी है। वह स्थान जहां बड़ी संख्या में सर्वर संग्रहित होते हैं, मतलब स्टोर रहते हैं, जो उसे डेटा सेंटर बोला जाता है। अब यहाँ पे जो सर्वर्स यहाँ पे हैं, अब एक से अधिक यहाँ पे सर्वर है, अभी जिस स्थान पे रखे रहते हैं तो उसे बोलते हैं डेटा सेंटर। क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर बोल दिया जाता है। सर्वर किसी नेटवर्क, नेटवर्क मतलब इंटरनेट भी आप समझ सकते हैं, पर ब्राउजर के माध्यम से क्लाइंट द्वारा भेजे गए अनुरोध, मतलब वहाँ पर रिक्वेस्ट जो हम सेंड कर रहे हैं को स्वीकार करता है, और उसके बाद प्रतिक्रिया के फॉर्म में हमें कुछ न कुछ रिस्पॉन्स देता है जो हमने सर्च किया है। तो ये जो यहाँ पे मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया वही काम पे यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए हमें एक डोमेन नेम की आवश्यकता होती है, और डोमेन नेम क्या है उसे समझते हैं। अब जैसे ही हमें कुछ सर्च करना है तो ऐसे डायरेक्ट हम सर्च कर नहीं सकते हैं, हमें उसका कुछ नाम देना पड़ेगा सर्च बार पे कि हमें ये चीज़ चाहिए। आइए फिर हमें किसी वेबसाइट के बारे में पहले से पता है किसी वेबसाइट का नाम, तो उसके बारे में हम वेबसाइट को डायरेक्ट नाम पे सर्च करते हैं और गूगल पे उसका नाम सर्च कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन हमें सर्वर से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे डोमेन नेम का मतलब क्या है, इसके बारे में समझते हैं। मैंने एक नाम दिया आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है कुछ नंबर दिए रहते हैं, मैं बेस यहाँ पे करेक्ट नंबर नहीं लिख रहा हूँ, बस वैसे ही कुछ ऐसे समझ सकते हो। बस यहाँ पे एक बस आपको समझना है, ये नंबर एकदम करेक्ट उस तरह से नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे नंबर दिए और पॉइंट से सेपरेट है। तो अगर मैं आपको बात बोलूँ कि ये नंबर आप एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल 10 से 15 नंबर याद कर लो, क्या आप 10 से 15 नंबर याद कर पाओगे? अगर यहाँ पे बात करें मोबाइल नंबर की, तो आपको अगर देखेंगे तो आपको मुश्किल से 3 से 4 मोबाइल नंबर याद होंगे, या फिर 5 हो सकते हैं मैक्सिमम। मुझे तो बेसिकली बहुत कम ही याद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो नंबर वाइज है, अगर मैं इसे आपको याद करने के लिए बोल दूँ कि माइंड में से याद रखना है और अपने अंदर स्टोर रखना है, तो आप ज़्यादा मल्टीपल आप इसे याद नहीं कर सकते मार्क्स जो यहाँ पे नंबर के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन मैं इसी चीज़ को एक नाम में कन्वर्ट कर दूं कि इसका पूरे का नाम क्या हो गया, जीटेक पॉली। इस पूरे का नाम दे देता हूं मैं, इस पूरे आईपी एड्रेस का मैंने नाम क्या दे दिया, जीटेक पॉली। अब इसके बाद पॉइंट लगा होता है, पॉइंट के बाद यहाँ पे .com, .in, .org, इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे एक्सटेंशन लगे होते हैं डॉट के साथ। तो यहाँ पे जो डॉट में लगे हैं इसे बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। अब यहाँ पे इसका पूरा मेन जो नाम है, जैसे कि आप लोग यूट्यूब में देखेंगे तो www.youtube.com रहेगा वहाँ पे। अगर गूगल देख रहे हैं तो google.com ऐसा कुछ है। मतलब जो .com इस नाम के बाद जो चीज़ यहाँ पे दिया है इसे रियल में डोमेन नेम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें पूरा जो नाम, अगर पूरा कलेक्शन इसका बोले तो उसे भी डोमेन नेम बोल सकते हैं। तो www कुछ इस तरह से रहता है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे नाम दिए हैं, मतलब इसके फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में हम इसे एक नाम दे देते हैं जिससे हम एक से अधिक नाम याद कर सकें। अब यहाँ पे जो इंग्लिश के फॉर्म में, जो यहाँ पे इंग्लिश के टर्म में जो आपको नाम दिया रहेगा, मतलब कि अल्फाबेट के फॉर्म में, तो आप इसे एक से अधिक नाम याद कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर बात करें इसके फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में याद करने के लिए, तो आप उसे ज़्यादा देर तक याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें आईपी एड्रेस के फॉर्म में नंबर ना देके हम उसका नाम कर देते हैं डोमेन। तो डोमेन नेम से हम एक से अधिक वेबसाइट को मल्टीपल टाइम पे याद रख सकते हैं, तो इसलिए हम इसे डोमेन नेम के नाम से इस चीज़ को बुलाते हैं। आईपी एड्रेस का ज़्यादा मोस्टली यूज नहीं कर सकते करते हैं।
तो ये चीज़ हमें ज़्यादा याद रहता है, इसलिए हम डोमेन नेम का यूज करते हैं। तो डोमेन नेम की अगर बात करें तो इसके पूरे के कलेक्शन को भी हम डोमेन नेम बोल देते हैं। लेकिन मोस्टली जो है ये इधर वाला एक डॉट कॉम का डोमेन है कि इनका है कि ORG का है, ये अपने अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट किससे रिलेटेड है। अगर मान लो एजुकेशन से रिलेटेड है तो EDU करके हो जाता है उसका .edu। अगर आप इंडिया में अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर अपन इंडिया के लिए बनाना चाह रहे हैं तो .in अपने नाम के आगे यहाँ पे लगवा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, जो भी यहाँ पे डोमेन नेम प्रोवाइडेड कंपनी है तो इसे खरीदना पड़ता है, इसे बोलते हैं डोमेन नेम। अगर पूरे की बात करें तो www.gtechvalue.com हो गया। इस पूरे चीज़ को भी, इस पूरे का कलेक्शन भी हम डोमेन नेम बोल सकते हैं। तो ये है हमारा डोमेन नेम। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, देखो कि इंटरनेट तक पहुँचने के लिए हमें एक डोमेन नेम की आवश्यकता होती है, मतलब डायरेक्ट हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं सर्च करते, एक डोमेन नेम की आवश्यकता होती है जो एक IP एड्रेस नंबर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी प्रत्येक IP एड्रेस पते को एक डोमेन नेम सौंपा गया है। एग्जाम्पल के फॉर्म अगर देखें तो youtube.com, facebook.com, paypal.com और का उपयोग IP पते को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हिंदी में है, तो हिंदी में मतलब इंग्लिश के टर्म ही आप ट्रांसलेट किया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये यूपी बोर्ड से बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए हिंदी पे डिमांड है कि हिंदी पे चीज़ें समझाई जाए। अगर आपको दिक्कत होती है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो इंग्लिश में भी मैं लेक्चर मिक्स करा दूंगा पूरी चीज़ें, है ना। अब देखो डोमेन नाम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए संख्याओं की लंबी श्रृंखला को याद रखना मुश्किल होता है। हालांकि इंटरनेट डोमेन नाम को नहीं समझता, इंटरनेट डोमेन नेम को नहीं समझता, वो IP एड्रेस ही समझता है। इसलिए जब आप ब्राउजर सर्च बार में डोमेन नेम दर्ज करते हैं, मतलब डोमेन नेम के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं, तो इंटरनेट को एक विशाल फोन बुक से इस डोमेन नेम के IP पते प्राप्त करने पड़ते हैं, जो ज्ञात है कि DNS डोमेन नेम सर्वर के रूप में। मतलब कि वहाँ पे अगर कोई डोमेन नेम से आप सर्च भी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रियल में बैकग्राउंड वर्क हो रहा है वो IP एड्रेस से ही हो रहा है, लेकिन हम IP एड्रेस को याद नहीं कर सकते, इसके लिए डोमेन नेम बना दिए गए। उदाहरण के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि हम ज़्यादा मल्टीपल नंबर, मोबाइल नंबर याद नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एग्जांपल है कि एग्जांपल की फॉर्म में अगर देखें तो यदि आपके पास किसी व्यक्ति का नाम है तो आप फोन बुक में उसका नाम खोज कर उसका फ़ोन नंबर पा सकते हैं। डोमेन नेम का IP एड्रेस पता खोजने के लिए इंटरनेट उसी तरह DNS सर्वर का उपयोग करता है। DNS सर्वर को ISPs या समान संगठनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये भाई बात करें कि जैसे कि आपको फ़ोन फ़ोन है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट दी गई है। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट दी गई है तो आपके पास यदि मोबाइल नंबर किसी का याद है, किसी व्यक्ति का, या फिर उसका नाम याद है, तो उस बेस पे भी हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही वेबसाइट के लिए DNS सर्वर भी वर्क करता है, वहाँ पे भी ऐसे ही सर्च किया जाता है ना। तो किस वैसे ही कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से कनेक्टिविटी होती है, जैसे मैंने आपको फिगर के माध्यम से यहाँ पे सारी चीज़ें समझाई, ये चीज़ें। अब तो यहाँ पे समझो इसे। देखो यहाँ पे हमारा PC है, क्लाइंट है, और किस तरह से कनेक्टिविटी है। इन्होंने क्या किया, ब्राउजर के माध्यम से यहाँ पे, वहाँ पे बस एक ओवरव्यू समझे थे, यहाँ पे पूरा समझो। PC है, ब्राउजर के माध्यम से हम लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन हमें जो भी है तो रिक्वेस्ट सेंड की, और रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो जरूरी है, तो कहाँ पे जाएगी रिक्वेस्ट, सर्वर के पास जाएगी। अगर सर्वर के पास वो डाटा मिलता है तो हमें रिस्पॉन्स के फॉर्म में डाटा को दे देगा, नहीं तो लिख देगा नॉट फाउंड, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे पहले से शो की जाती है। तो यहाँ पे PC है, PC ब्राउजर पे यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें सर्च की, और सर्च करने के बाद यहाँ पे जाएगा सर्वर पे। लेकिन किस तरह से वर्क कर रहा है, देखो कनेक्टिविटी गया सर्वर पे, सर्वर के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सर्च किया, और सर्वर इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद हमें कुछ रिस्पॉन्स दिया सर्वर। यहाँ पे जो केबल है ऑप्टिकल फाइबर के फॉर्म में केबल को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे राउटर के थ्रू यहाँ पे आया, राउटर के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली। अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ें ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पे कनेक्टेड है, राउटर, ऑप्टिकल फाइबर, फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल, वो ब्रॉडबैंड है, मतलब जो भी यहाँ पे कनेक्टिविटी जो वाईफाई की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँची, राउटर फिर पहुँची। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे सर्च करें लैपटॉप के माध्यम से, या फिर PC के माध्यम से, या फिर टैबलेट डिवाइस है, इसके माध्यम से आप जो भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो सबके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँच गई। तो यहाँ पे पूरा इसका यहाँ पे चक्र देख सकते हैं, लाइफ साइकिल देख सकते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें वर्क करती हैं। पीसीस गया ब्राउजर पर, हमने चीज़ें सर्च की, तो सर्च के बाद यहाँ पे सर्वर पर गया, वहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे और भी सर्च हुई। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो यहाँ पे इन चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इनसे होते हुए हमें इन PC, लैपटॉप या टैबलेट डिवाइस पर इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन हम सर्वर से लेते हैं, या फिर क्लाइंट इस तरह से वर्क करते हैं किसी चीज़ को सर्च करने के लिए। ठीक है ना, किस तरह से इनकी कनेक्टिविटी है, ये रियल में यहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे किस तरह से कनेक्टिविटी हो रही है उसका थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो थ्योरी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, और क्योंकि ये पूरा यूनिट थ्योरी का ही है, तो यहाँ पे थ्योरी बहुत ईजी लैंग्वेज है, इसे आप अपने से भी रीड कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया रियल वही कॉन्सेप्ट है, अगर उस चीज़ को याद रखते हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में
या फिर जो भी क्लास का एग्जाम होता है, तो वहाँ पे आप उसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। मतलब रटने की कोई नीड नहीं है, कहने का मतलब ये है कि हम एक-एक लाइन यहाँ पे रट रहे हैं। अगर हमें सारी चीज़ें पहले से पता चल गया ओवरव्यू, तो हम अपने से भी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया कि जब आप अपना कंप्यूटर चालू करते हैं और ब्राउज़र सर्च बार में एक डोमेन नेम टाइप करते हैं, तो आपका ब्राउज़र संबंधित आईपी पता प्राप्त करने के लिए डीएनएस सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। आईपी एड्रेस प्राप्त करने के बाद ब्राउज़र रिक्वेस्ट से संबंधित जो भी है सर्वर पर भेज देते हैं, फिर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सर्च होती है, सर्च होने के बाद क्लाइंट के पास भेज दी जाती है। वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। इसके थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे राउटर, बहुत सारी चीज़ें जो भी चीज़ यहाँ पे जुड़ी थी, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया थ्योरी के फॉर्म में, तो यहाँ पे उनसे सब चीज़ समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर बहुत तेज होता है। जैसे ही आप इंटर दबाते हैं, आपको आपसे हजारों मील दूर स्थित सर्वर से जानकारी मिल जाती है। इस गति का कारण यह है कि डेटा को बाइनरी फॉर्म, मतलब 0 एंड 1 में भेजा जाता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे 0 एंड 1 के फॉर्म में ही भेजते हैं। आपको पता ही कि जो कंप्यूटर है वो 0 1 ही समझता है। तो इसका जो हाई स्पीड का जो कारण है वो है क्या है, बाइनरी फॉर्म है, जो कि डेटा को, इन्फॉर्मेशन को 0 और 1 के फॉर्म में ही सेंड करते हैं। और ये 0 और 1 छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं, जिन्हें पैकेट कहा जाता है, जिन्हें उच्च गति से भेजा जाता है। पैकेट क्या होते हैं, ये भी अब DCCN में पढ़ेंगे, डेटा कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर नेटवर्क में। तो वहाँ पे सारी चीज़ें, नेटवर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें, पूरा सब्जेक्ट ही नेटवर्क पे बेस पे, और 0 1 के फॉर्म में वहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो आपका सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, है ना। बेसिक चीज़ें हैं और यहीं से आपकी जर्नी कंप्यूटर साइंस की स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे देखो, मोस्टली जो यहाँ पे हियर आर सम एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक यूज ऑफ इंटरनेट है। यहाँ पे जो इंटरनेट का जो मोस्टली यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे, कहाँ पे यूज किया जा रहा है, सोशल मीडिया, यूजिंग सोशल मीडिया एंड कंटेंट शेयरिंग, मतलब कंटेंट को शेयर करने के लिए, और सोशल मीडिया जो ऐप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है। मैसेज को सेंड करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, चैट करने के लिए, जो भी और भी अधिक इंटरनेट टेक्नोलॉजी हैं, और ईमेल, बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये सब क्या है, इनमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज किया जा रहा है आज के टाइम में। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेस टू ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम, कोर्सेज एंड वर्कशॉप फॉर एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब बहुत सारी जगह, मतलब इस टेक्नोलॉजी का आज के टाइम पे यूज़ किया जा रहा है, जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को और भी बहुत सारे मल्टीपल जगह पे एक ही टाइम पे सेंड कर सकते हैं, फिर पहुंचा जा सकते हैं। किसके किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही। तो आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं इंटरनेट के कारण, समझ पा रहे हैं ना। अब सर्च इंजन फॉर जॉब्स, सर्चिंग फॉर जॉब, अब जॉब को भी सर्च करने के लिए आपको पर्टिकुलर अलग अलग कंपनी में ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, फिजिकली आपको जाना पड़े, तो बस आपको डायरेक्ट यहीं से भी आपको सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पे जॉब अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या है, हमें फिजिकली जाना पड़ता था, अलग अलग जॉब पे विजिट करना, कंपनी विजिट करना, इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन आज के टाइम पे सब इंटरनेट के कारण बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं। आप लोग ये भी देखते होंगे कि मिनटों में आपके पास खाना भी डिलीवर हो जाता है। आपको मान लो जाने का बाहर मन नहीं है, तो आपके पास मिनटों में डायरेक्ट ऑर्डर करें, खाना आ जाए। आज के टाइम में सब्जी, सब कुछ, ओला, सब कुछ बुक हो जा रहा है मिनटों में, चंद सेकंड, है ना। सब किस तरह पॉसिबल हो पा रहा है, इंटरनेट के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो यहाँ पे इंटरनेट कहाँ पे यूज किया जा रहा है आज के टाइम में मोस्टली, वो चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई। चलो अब यहाँ पे समझ लेते हैं www का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है। फिर इसके बारे में डिफरेंस भी समझेंगे, www और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड वाइड वेब, www एंड द इंटरनेट। तो www का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ पे यूज किया जा रहा है, जब भी आप डोमेन नेम लिखते हैं तो डोमेन नेम से पहले, और भी इसके बहुत सारे जो काम है उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे सब पहले डिफरेंस दोनों में समझते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब के रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में, वेब के रूप में जाना जाता है। और इंटरनेट मौलिक रूप से एक दूसरे से भिन्न, क्योंकि वेब इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है जिसे इंटरनेट का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है, जबकि इंटरनेट नेटवर्क का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो लगभग सभी तक पहुंच प्रदान कर, अपनी पहुंच मतलब हर जगह पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो वेब एक सेवा है जिसे इंटरनेट की नींव में जोड़ा गया था। तो वेब मतलब इसके थ्रू आप लोग, मतलब वेब एक सेवा है, मतलब एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है जो, मतलब तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो वेब एक सेवा है जिसे इंटरनेट की नींव में जोड़ा गया था, तो इंटरनेट की दुनिया पे इसे जोड़ा गया था। तो ये दोनों में डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि www और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो, सर्च इंजन, सर्च इंजन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा इंजन जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को सर्च कर सकें। तो यहाँ पे मोस्टली सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल। यहाँ पे जो भी सर्च इंजन है ये एक गूगल है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन इन प्रेजेंट चैट जीपीटी भी चल रहा है, तो भी एक तरह से सर्च इंजन ही, वहाँ पे भी आप सर्च इंजन कर सकते हैं। दोनों डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जब भी गूगल पे आप कुछ भी टॉपिक सर्च करते हैं तो मल्टीपल वेबसाइट खुल के आ सकती हैं। आपको जो वेबसाइट पसंद है या फिर जो भी आप टॉप पे रैंक कर रही है, जिसका भी कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो चैट जीपीटी सर्च इंजन है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो जितनी बार आप रिफ्रेश करेंगे उतनी बार नए कंटेंट जनरेट करके खुद से आपको देगा।
तो दोनों सर्च इंजन में यही डिफरेंस है कि इसमें मल्टीपल वेबसाइट खुल के आ जाती है, आपको जो पसंद है उस वेबसाइट को ले सकते हैं। लेकिन जो चैट जीपीटी सर्च इंजन है वहाँ पे क्या है, वो जानकारी हर बार जनरेट कर रहा है चैट जीपीटी, इसमें वेबसाइट खुल के नहीं आ रही। तो दोनों में यही डिफरेंस है और यही ये सर्च इंजन दोनों ही हैं हमारे। तो सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट देयर आर बिलियंस ऑफ पेज ऑफ इंफॉर्मेशन। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर आर गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो बहुत सारे हमारे वेब ब्राउजर है सर्च इंजन के माध्यम से गूगल, जिनमें से सबसे टॉप पे जो आ रहा है गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये सारी चीज़ें कि हमारी सर्च इंजन है, ब्राउजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको बस दो मार्क्स 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, पूरा थ्योरी है तो इसी लेक्चर में अपना यूनिट 1 कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल बेस सारी चीज़ें किस तरह से कोडिंग होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर, वो सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। बस अपना थ्योरी वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो मैंने आपको बताया क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये चीज़ कंप्यूटर बेस पर समझाए, फिर बाद में सर्वर मॉडल समझाए, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। अब देखो यूआरएल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जो हम मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पे आप यूट्यूब है, यूट्यूब को मान लो कि लिंक कोई वीडियो आप सेंड कर रहे हैं अपने दोस्तों के पास, तो आप एक नीचे जो लिंक रहती है उसे बोलते हैं यूआरएल। उसका फुल फॉर्म की अगर बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किस तरह से इसमें जो अलग अलग सेक्शन है किस तरह से डिवाइडेड होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखो यूआरएल और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एड्रेस यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। मतलब एक तरह से अगर देखेंगे जो यहाँ पे आपको यूआरएल दिया जा रहा है, तो पर्टिकुलर उस इंटरनेट पे उसका एक तरह से लोकेशन है कि यहाँ पे इस लोकेशन पे वाली वीडियो है, मतलब डायरेक्ट एक्सेस उस वीडियो का या फिर उस कंटेंट को, उस पेज का हमें मिल जाता है अगर यूआरएल के थ्रू हम एक्सेस करना चाहते हैं। अगर हम इसे सर्च करेंगे तो वो टाइम लग जाता है उस चीज़ को सर्च करने के लिए, इसलिए यूआरएल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्या कर रहा है कि ये कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट दैट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू एक्सेस स्पेसिफिक रिसोर्स और वेब पेजेस। मतलब ये मल्टीपल यहाँ पे वेरियस कंपोनेंट प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। हेयर कुछ यहाँ पे कंपोनेंट है उन्हें समझ लेते हैं। कुछ यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे समझ से यहाँ पे आगे सबसे पहले HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे बोल देते हैं फुल फॉर्म। सबसे पहले इसका भी यूज किया जाता है। www से पहले भी HTTP लगा रहता है। किस तरह से लगा रहेगा अभी हम आप समझेंगे। HTTPS भी लगा रहता है। इसका मतलब क्या है, दोनों में अंतर क्या है। HTTP का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का मतलब क्या है, यहाँ पे S लग गया, इसका मतलब क्या है कि ये वेबसाइट सिक्योर हो गई है। तो यहाँ पे जो S है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये वाली वेबसाइट हमारी सिक्योर है, या S का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी प्रदान करना, है ना। तो इसे बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट जिस वेबसाइट के पास रहता है तो उसके आगे S लग जाता है, मतलब ये वेबसाइट सिक्योर हो चुकी है। यहाँ पे आ गया FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल टू फाइल। ये सारी चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं कि यूआरएल के अंदर, उन्हें हम समझते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले यहाँ पे डोमेन नेम जैसे मैंने आपको बताया वो डोमेन नेम है। आईपी एड्रेस को फॉर्म में नहीं समझेंगे, यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस एग्जाम्पल फॉर्म में तो यहाँ पे लिया है, लेकिन यहाँ पे नेम के फॉर्म में डोमेन नेम को समझेंगे। देखो यहाँ पे दिस पार्ट आइडेंटिफाइज द होस्ट ऑफ सर्वर वेयर द रिसोर्स इज लोकेटेड। मतलब जहाँ पे रिसोर्स हमारा लोकेट रहता है, इट कैन बी आइदर अ डोमेन नेम, मतलब ये यहाँ पे हमारा डोमेन नेम कुछ इस फॉर्म में हो सकता है www.example.com इस फॉर्म में, या फिर और एन आईपी एड्रेस। तो इसका अगर बात करें तो आईपी एड्रेस के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है वो सिर्फ आईपी एड्रेस के फॉर्म में वर्क हो रहा है। लेकिन हम जो याद में रखते हैं, याद करने के लिए जो यूज करते हैं उसे डोमेन नेम का यूज करते हैं कुछ इस फॉर्म में। www.example यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, .com यहाँ पे सबसे महंगा डोमेन नेम माना जाता है और वर्ल्ड वाइड वेब हर जगह इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे महंगा डोमेन नेम है वो है .com। अब यहाँ पे इसके बाद जो सेकंड है पोर्ट नंबर मतलब ऑप्शनल है, या यूआरएल में आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इफ द रिसोर्सेज ऑन द स्पेसिफिक पोर्ट ऑफ द सर्वर, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें पोर्ट नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहने मतलब ये है। फिर आ जाता है पाथ, मतलब एक यूआरएल पे क्या क्या पार्ट रहते हैं वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोर्ट नंबर हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है। पाथ भी आ सकता है, क्वेरी स्ट्रिंग ऑप्शनल है, और फ्रेगमेंटेशन आइडेंटिफायर ये भी ऑप्शनल ही है। अब देखो यहाँ पे यूआरएल समझ लेते हैं किस तरह से। सबसे पहले देखो कोई भी यूआरएल रहेगा किसी भी चीज़ का, HTTPS जैसे हमने समझा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे क्या है सिक्योरिटी, जिस वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट रहता है तो वहाँ पे S लगा रहता है, फिर यहाँ पे कॉलन लगाए, कॉलन के पास स्लैश लगाए, फिर यहाँ पे डोमेन नेम देखो यहाँ से यहाँ तक ये डोमेन नेम लिखा। इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ अलग चीज़ लिखा हुआ है, स्लैश लगा के पाथ लगा हुआ है, फिर टू रिसोर्स, और यहाँ पे देखो ये वैल्यू
कुछ इस तरह से मतलब देखें अलग अलग पाथ यहाँ पे डिवाइड है। तो यहाँ पे देखो फ्रेगमेंटेशन ये भी ऑप्शनल और ऑप्शनल और क्या क्वेरी से स्ट्रिंग। अब यहाँ पे कौन से पार्ट को हम कौन से सेक्शन को क्या पार्ट नाम देते हैं उसे हम समझ लेते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा से बेहतर से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो यहाँ पे अगर बात करो तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा वही वाला यूआरएल है, यहाँ पे मेंशन है साइड में, ये पूरा यूआरएल हो गया। और यहाँ पे देखो पूरा वही वाला यूआरएल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे जो HTTPS लगा है, HTTPS ये हमारा क्या है, स्कीम या प्रोटोकॉल इसे बोल सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये चीज़ क्या है हमारा, ये दूसरा यहाँ पे लिखा है www.example.com, यहाँ से यहाँ तक इसे हम क्या बोल देते हैं, डोमेन नेम। क्या बोल देते हैं, डोमेन नेम। तीसरा यहाँ पे देखो @0 लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर हो गया। फिर यहाँ पे आ गया पाथ, तो पाथ यहाँ पे पाथ टू रिसोर्स। देखो यहाँ पे पाथ टू रिसोर्स, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन रहती है इसके अंदर, इसे हम बोल देते हैं पाथ। क्या बोल देते हैं, पाथ। तो इसे यहाँ पे उठाओ और यहाँ पे इंगित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो परम1 इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे एंड परम2 वैल्यू वैल्यू वैल्यू, यहाँ पे कुछ अलग अलग पार्ट में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो इसे बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसे, क्वेरी स्ट्रिंग। तो यहाँ से देखो जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से लेके ये सारी चीज़ें कहाँ तक, वैल्यू 2 तक। वैल्यू 2 कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू 1 और यहाँ पे वैल्यू 2। यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क से लेके और यहाँ पे वैल्यू 2 तक जो है उसे बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग। और जो हमारा लास्ट में फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर, तो यहाँ पे सेक्शन 2 है, जो यहाँ पे हम फाइल का नाम भी रहता है, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर। तो जब भी आपसे यूआरएल पूछा जाता है कि यूआरएल रियल में है क्या, तो आपको बताना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसे बोल देते हैं। और कहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किस काम के लिए, पर्टिकुलर उस रिसोर्स पे डायरेक्ट पहुँचने के लिए। अगर हम डायरेक्ट उस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, वीडियो इमेज या जो भी डाटा है आपके पास, डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम यूआरएल के थ्रू से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब यूआरएल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये उसके मल्टीपल टाइप है, कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे जो पार्ट के नाम है, पहला स्कीमा प्रोटोकॉल हो सकता है, डोमेन नेम हो सकता है, पोर्ट नंबर हो सकता है, पाथ हो सकती है, क्वेरी स्ट्रिंग हो सकता है, और फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, जैसे कि हमने पेज इस स्लाइड में देखा, क्वेरी स्ट्रिंग ऑप्शनल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फ्रेगमेंट भी ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और यहाँ पे पोर्ट नंबर भी ऑप्शनल है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं कि कंपलसरी हो यूआरएल के अंदर, लेकिन इतने पार्ट में हमारा यूआरएल डिवाइड रहता है। ठीक है ना। तो यूआरएल के बारे में हम लोगों ने पूरा समझा कि जो पूरा यूआरएल है, यहाँ पे जो अलग अलग सेक्शन है, उस सेक्शन का क्या नाम है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूआरएल क्या है, उसे डिफाइन करो, तो यूआरएल आपको बताना है, फिर यहाँ पे कोई एक यूआरएल लिख देना है और उस फॉर्म में आपको इस तरह से डिफाइन कर देना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो, इतना हम लोग समझ गए। तो अब हमने बेसिक पूरी जानकारी ले ली कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, किस तरह से यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी होती है, और हम लोगों ने यूआरएल की ये चीज़ें समझ ली कि यूआरएल का मतलब क्या है रियल में, है ना, और कहाँ से इंटरनेट सबसे पहले नाम दिया गया था और कब दिया गया था। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग वेब डेवलपमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर समझते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। तो ये जो हमारी वेबसाइट है कि वेबसाइट क्या होती है, इसे हम अब आने वाले लेक्चर पे इसे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना हमारे लिए काफ़ी है कि हमने जो भी चीज़ें हैं, तो यूनिट 1 के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाले हैं कि वेबसाइट के ऊपर ही होने वाले कि वेबसाइट रियल में है क्या, कितने प्रकार की होती है, किस तरह से पूरी वेबसाइट बनाई जाती है, तो इसके बारे में आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अपने और भी दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे क्लासेस IWT की स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अपने और दोस्तों तक पहुँचाएँ इस लेक्चर को, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।